तो कल हमने जो है वो गणित की प्रकृति जो है वो यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो गणित की प्रकृति आप लोगों ने वो वाला वीडियो जो है वो अच्छे से देख लिया होगा। तो आप लोगों ने गणित की प्रकृति जो है वो समझ लिया होगा। ठीक है, तो गणित की प्रकृति में हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि गणित क्या है और गणित की परिभाषा। ठीक है, तो ये दोनों हमने जो है वो कवर कर लिया। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम गणित की प्रकृति क्या है। ठीक है, एक ये देखेंगे, फिर गणित की भाषा क्या होती है ये देखेंगे। ठीक है, गणित का महत्व क्या होता है ये देखेंगे। ठीक, तो कल वाला वीडियो यदि आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो आपको जो है वो गणित क्या है ये समझ में आ गया होगा। कल हमने देखा कि गणित क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी गणित की। ठीक है, और क्या देखा कल हमने? तो ये इतना हमने देखा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वह कल हमने पढ़ लिया था। ठीक, अब आज जो है वो हम आगे इसमें बढ़ेंगे और आगे जो है गणित की भाषा पर जो है वो और गणित की प्रकृति क्या होती है, गणित का महत्व क्या है, इन सब बातों पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है वो आप लोगों को बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, आप यदि स्किप कर देंगे वीडियो को कहीं कहीं पर तो आपको जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और जब आप ये पहला वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो वीडियोस को देखना है। यदि आप लोगों ने कल वाला ये वाला वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज गणित की भाषा देखना है हमको। ठीक है, तो देखिए जो गणित की भाषा है, यदि मैं आपसे पूछता हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। गणित की भाषा के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि हिंदी की भाषा क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? आप थोड़ा सोच के बताइए कि हिंदी की भाषा क्या होती है। तो आप सभी बोलेंगे कि सर हिंदी की भाषा तो हिंदी ही होती है। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इंग्लिश की भाषा क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि इंग्लिश की भाषा, सर इंग्लिश की भाषा तो इंग्लिश ही होती है। क्योंकि हिंदी का भी अपना एक ग्रामर होता है, इंग्लिश का भी अपना एक ग्रामर होता है। उसी प्रकार जैसे किसी भी भाषा की बात करें तो वह, जैसे मैं संस्कृत की बात करता हूं तो संस्कृत में संस्कृत ही क्या होगी, उसकी भाषा होगी। तो उसी प्रकार जो है वो गणित जो है वो यहां पर देखिए लिखा है कि गणित स्वतः एक भाषा है। ठीक है, अब आप समझ गए कि गणित क्या है। गणित जो है वो स्वतः एक भाषा है। इसको आप अपने अनुसार जो है वो, अपनी भाषा के अनुसार जो है वो सीख और समझ सकते हैं। कैसे, उसको भी समझिए। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, आपको हिंदी आता है, तो आप गणित को किस प्रकार सीखेंगे? हिंदी में सीखेंगे। जैसे एक कोई जो है वो तमिल बोलता है, तो वह गणित को किस प्रकार सीखेगा? तमिल वाले भाषा में सीखेगा। जैसे कोई गणित जो इंग्लिश वाला है, जो बचपन से इंग्लिश बोलता है, तो वो अपनी भाषा मतलब कि इंग्लिश की भाषा में जो है वो उसको सीखेगा। क्योंकि गणित जो है वो कहीं पर जो है वो यूनिवर्सल में चेंज नहीं होता। ठीक है, गणित की भाषा गणित ही रहती है। ठीक है, गणित स्वतः एक भाषा है। लेकिन जो हम अपने ऊपर, जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी में गणित क्यों सीखेंगे? ठीक, तो यहां आप समझ गए कि गणित की भाषा क्या है। गणित स्वतः एक भाषा है। ठीक है, जिस प्रकार हिंदी स्वतः एक भाषा है, इंग्लिश स्वतः एक भाषा है, संस्कृत स्वतः एक भाषा है, तमिल स्वतः एक भाषा है, उसी प्रकार जो है वो गणित जो है वो स्वतः एक भाषा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आइए। यहां पर दूसरा पॉइंट बोलता है कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए किसी और भाषा की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम लोग की सामान्य भाषा में ही गणित की भाषा है। मतलब जो हमारा सामान्य भाषा है वही गणित की भाषा है। मतलब गणित के ज्ञान अर्जन के लिए हमको कोई दूसरी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आपको जो है वो गणित पढ़ना है। ठीक है, अब गणित पढ़ने के लिए आप यदि हिंदी बोलते हैं तो आप क्या इंग्लिश सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। यही यहां पर जो है वो बताया गया कि गणित के ज्ञान अर्जन के लिए किसी और भाषा की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम लोगों की सामान्य भाषा ही गणित की भाषा है। मतलब मैं हिंदी बोलता हूं तो मैं हिंदी में ही गणित को पढ़ सकता हूं। यदि मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मैं इंग्लिश में ही गणित को पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो ये यहां पर दूसरे पॉइंट में बताया गया। पहला पॉइंट आप समझ गए कि गणित स्वतः एक भाषा है। दूसरे पॉइंट में हमने बात की कि गणित के ज्ञान अर्जन के लिए, मतलब गणित को सीखने के लिए हमको किसी और दूसरी भाषा का उपयोग या हम सामान्य भाषा में ही गणित को सीख सकते हैं। ठीक, ये यहां पर जो है वो बताया गया। तीसरे पॉइंट में है कि गणित के ज्ञान अर्जन के लिए कोई जन्मजात या अनुवांशिक लक्षण नहीं होता। अर्थात गणित हर सामान्य बालक पढ़ सकता है, लिख सकता है। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि गणित के ज्ञान के लिए जन्मजात मतलब जन्म से ही आपको जो है वो ब्रिलियंट नहीं होना है। ठीक है, आप उसको सामान्य रूप से भी सीख सकते हैं। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है कि यदि गणित आपके जीन्स में है, मतलब आपके माता पिता या आपके सगे संबंधियों के अंदर में यदि गणित भरा हुआ है तभी आप जो है वो उसके लक्षण आपके अंदर में आएंगे, ऐसा भी नहीं होता। वह गणित जो अर्थात हर सामान्य बालक जो है वो गणित को पढ़ और समझ सकता है। जैसे कि आप और हम हैं,
आप और हमने भी तो जो है बचपन से गणित को जो है वो सामान्य बालक होकर ही पढ़ा है, ठीक है। जैसा यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे एक सामान्य बालक जो कौन थे, रामानुजन, ठीक है। तो रामानुजन जो है वो एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, वो भी एक सामान्य बालक थे। वो अनुवांशिक लक्षण के कारण जो है वो गणितज्ञ नहीं बने थे, या जन्मजात उनके अंदर में गणित का कोई टैलेंट नहीं था। उन्होंने भी गणित क्या है अपनी भाषा में जो है उसको सीखा, समझा, फिर वो गणितज्ञ बने, ठीक है। तो आप ये 3 पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ये गणित की भाषा के अंदर में जो है वो आते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, गणित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये जितना भी डिटेल थ्योरी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 15 नंबर जो है यहाँ से पूछे जाएंगे, ये आपको लाने ही लाने हैं। तो इसलिए जो है वो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर जो मैंने आईएमपी बताया, गणित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। तो गणित भाषा के जो प्रमुख अंग होते हैं वो होता है, ये एक सीक्वेंस में होता है। जैसे कि ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है, ठीक है। तो कितने अंग होते हैं? गणित भाषा के प्रमुख 5 अंग होते हैं। यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां पर हमने नहीं लिखा है, तो आप कॉपी में जहां पर भी लिखते हैं वहां पर लिख लीजिए कि गणित भाषा के 5 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। 5 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। दूसरा पद होता है प्रत्यय, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीसरा टर्म होता है सूत्र, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला। चौथा टर्म होता है सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। और पांचवा टर्म होता है चिन्ह, जिसको हम कहते हैं सिंबल। तो ये गणित भाषा के प्रमुख 5 अंग होते हैं, ठीक है। एग्जाम में अक्सर जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट डाउन करिए, कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि हमने यहां पर छोड़ दिया है कि गणित के प्रमुख 5 अंग होते हैं: पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। एक भी जो है वो, जैसे कि मान लो ए है, यहां पर जैसे हम ए की बात करते हैं, ठीक है, यहां पर बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। आप जब भी अल्फाबेट सीखते हैं तो आप डायरेक्ट ए से जो है सी में नहीं चले जाते, ठीक है। उसके बाद आना ही क्या है, ए के बाद में बी ही आना है, या सी को छोड़कर आप सीधा डी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जो है वो गणित भाषा के जो प्रमुख 5 अंग होते हैं, इनसे ही जो है हम गणित को सीखते हैं। लेकिन अभी जो है, यदि आप लोगों ने भी सीखा होगा गणित, जब आप लोगों ने गणित पढ़ा होगा तो गलत तरीके से पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने? ये पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह के माध्यम से आप लोगों ने कभी गणित को पढ़ने की कोशिश नहीं किया होगा, ठीक है। आपने कहां से गणित पढ़ने की कोशिश किया होगा? आप डायरेक्ट सूत्र को याद करके जो है वो गणित को रटने की कोशिश करते हैं। सूत्र हमने पढ़ लिया और गणित बना लिया, ये कॉन्सेप्ट लेकर जो है वो हमारी पढ़ाई लिखाई होती है। इसी के लिए आपको जो है वो पेडागोजी में सिखाया जाता है कि आपको इस तरीके से जो है वो पढ़ाना है, और आपको पढ़ना भी इसी तरीके से। आप यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर को आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। हिंदी ग्रामर आपको सीखना है तो हिंदी ग्रामर में भी आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। किसी भी चीज को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आप उसको अच्छे से जो है सीख पाते हैं। इसीलिए गणित जो है वो बहुत सारे बच्चों को, लगभग 90% बच्चों को गणित जो है वो बहुत कठिन लगता है। अगर आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज सीखें, जिस प्रकार ये फॉर्मूले दिए गए हैं, मतलब कि गणित भाषा के जो 5 अंग दिए गए हैं, इस प्रकार यदि आप गणित पढ़ते हैं तो आप बहुत आसानी से जो है वो गणित को सीख सकते हैं। कैसे? आपको गणित सीखने के लिए 5 प्रमुख अंग याद रखने हैं: पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह। इंग्लिश में बात की जाए तो टर्म्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, प्रिंसिपल और सिंबल्स, ठीक है। ये होते हैं गणित के प्रमुख 5 अंग, इनको आपको याद करना है। और यहां पर एक नोट डाउन करिएगा कि गणित के सभी सूत्र या सिद्धांत अमूर्त होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जब आप यहां कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे अच्छे से, तो आप बाकी नीचे भी जो है वो सारी चीजों को जो है वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो नोट डाउन करिएगा कि गणित के सभी सूत्र या सिद्धांत अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब आप समझ गए होंगे, कल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो इसको जो है वो हमेशा समझिएगा कि सभी सूत्र या सिद्धांत क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, गणित की प्रकृति क्या है। अब गणित की प्रकृति पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यहां पर, और इसका आंसर जो है वो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यदि आप लोगों ने ये वीडियो देखा हो तो, ठीक है। देखिए, गणित की प्रकृति को समझना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा वो यहाँ इस क्वेश्चन से पता चलेगा आपको। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, यहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। अब देखिए कितने आसानी से आप जो है वो बता देंगे। यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। अब चलिए यहां पर जल्दी से आंसर जो है वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं
तो आप अपने मन के अंदर में भी रख सकते हैं कि हाँ सर जब बताएंगे तो हम देख लेंगे हमारा आंसर जो है वो एक एक है, दो है, तीन है या चार है। ठीक है, तो आप देखिए इस प्रश्न से आप बड़े आसानी से जो है वो, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वहां से आप समझ गए होंगे। हमने कल जो वीडियो पढ़ा था वहां पर भी हमने जो है वो आपको कुछ चीजें बताई थी, तो आपको याद होना चाहिए हमेशा कि गणित जो है वो क्या होता है, तार्किक होता है। ये हमने आपको बताया था कि गणित के जो भी नियम होते हैं वो सब जो है वो तर्क पर निर्भर होते हैं। कोई भी सूत्र हो या निश्चित तर्क पर ही आधारित होता है। अब आप आंसर समझ गए यहां पर कि निम्न में से गणित की क्या प्रकृति होती है, गणित की प्रकृति क्या है। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, सही या तार्किक होता है। क्या होता है, यह तार्किक होता है। आंसर आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आपने कल वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। तो आप यहां पर आंसर समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन अलग लेते हैं। अब देखते हैं यहां पर, तो निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ है। अब आपको यहां पर चलिए बताइए कि यहां पर जो है वह आंसर क्या होगा। तो अभी तो हमने एक आंसर देख लिया, तो यहां पर एक आंसर तो ये निकल कर आएगा, ठीक है, कि यह तार्किक होता है। ठीक है, गणित की प्रकृति क्या होती है, यह तार्किक होता है। लेकिन यहां पर एक दूसरा आंसर भी है कि गणित जो है वो सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ का मतलब क्या होता है, मजबूत होता है। तो सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होता है, मतलब कि मजबूत होता है। कैसे, देखिए गणित सरल तब होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको यह मालूम है कि यह जो है वो, अगर मैं यहां पर 2+5 करता हूं तो यह क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, ये जो है वो मतलब कि सुदृढ़ है, मजबूत है। मतलब आपको यही करना है, हर बार यही करना है। अगर जोड़ने के लिए आपको जाना है, योग करना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो यह जो है वह मजबूत है, सुदृढ़ है अन्य पाठ्यक्रम की अपेक्षा। तो इसको सीखना भी जो है वो थोड़ा सरल होता है। तो यहां पर जो हो गया, एक तो दूसरा वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, और जो है चौथा वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं हम गणित की प्रकृति। यहां थोड़ा चीज तो आपको जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए गणित की प्रकृति क्या होती है। तो गणित की प्रकृति सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ का मतलब क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर ये यहीं पर, तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। तार्किक का मतलब भी मैंने आपको बताया, लॉजिकल होता है। ठीक है, तार्किक का मतलब क्या होता है, लॉजिकल। तो गणित की प्रकृति क्या होती है, तार्किक, लॉजिकल होता है, क्रमबद्ध होता है, यथार्थ होता है एवं अधिक स्पष्ट होता है। सूत्र सभी क्या होते हैं, तार्किक होते हैं, ये आप सभी को मालूम है। तो गणित की प्रकृति जो है वो तार्किक होती है, क्रमबद्ध होता है, यथार्थ होता है, अधिक स्पष्ट होता है। इसको याद रखिएगा, ये दो पॉइंट जो है वो वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक है, गणित की प्रकृति यदि आप पढ़ रहे हैं तो गणित की प्रकृति को आपको समझना भी पड़ेगा। अब इस पॉइंट को जो है वो थोड़ा सा यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। तार्किक मतलब क्या होता है, तर्क होता है। सूत्र सभी क्या होते हैं, तार्किक होते हैं, तर्क के आधार पर जो है वो दिए जाते हैं। तो गणित के जो भी नियम होते हैं सब तर्क पर निर्भर होते हैं। कोई भी सूत्र हो निश्चित तर्क पर आधारित होगा, तो इसको हम कहते हैं तार्किक। स्पष्ट कर रहा हूं मैं यहां पर आपको। अब उसके बाद देखते हैं क्रमबद्ध। अभी हमने यहां पर जो है सेकंड पॉइंट में देखा कि यह क्रमबद्ध भी होता है। तो क्रमबद्ध का मतलब क्या होगा, तो क्रमबद्ध का मतलब होता है पदानुक्रमित। पदानुक्रमित को कहते हैं हम क्रमबद्ध। अब क्रमबद्ध और पदानुक्रमित दोनों आपको समझ में नहीं आया, तो ये क्या होगा, पदानुक्रमित का मतलब होता है कि एक सिद्धांत से दूसरा सिद्धांत बना लेना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में क के बाद जो है वो ख ही आएगा, ग नहीं आएगा डायरेक्ट। तो ये क्या हुआ, ये पदानुक्रमित हुआ, मतलब कि एक क्रम में आधारित होता है। जैसे अभी हमने आपको ऊपर जो है वो गणित की भाषा के प्रमुख अंग बताए थे, तो उसमें पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह, तो वो क्या है, एक पदानुक्रमित है। उसी प्रकार यहां पर जो है वो एक सिद्धांत से हम दूसरा सिद्धांत बना लेते हैं, इसी को हम क्रमबद्ध या पदानुक्रमित कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज तीसरे पॉइंट में देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एनसीएफ, एनसीएफ का मतलब क्या होता है, एनसीएफ 2005, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके अनुसार क्या कहा गया है कि अर्थ में हम इसी को गणित की लंबी आकृति के नाम से जानते हैं। किसको, ये क्रमबद्ध को, इसको हम क्या जानते हैं, गणित की लंबी आकृति के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 गणित की लंबी आकृति या से मतलब क्या है। ठीक है, तो लंबी आकृति से मतलब क्या होगा, क्रमबद्ध या पदानुक्रमित। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आगे आते हैं यथार्थ का मतलब। यथार्थ अभी हमने आप सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि गणित की प्रकृति
तार्किक होता है, मतलब लॉजिकल होता है, क्रमबद्ध होता है, यथार्थ होता है। यथार्थ को हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब होता है यथार्थ, एवं अधिक स्पष्ट और तर्कपूर्ण होता है। क्या, इसके सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा। अब यहां पर इसका मतलब देखते हैं, यथार्थ का मतलब क्या होता है। तो यथार्थ का मतलब, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, ठीक है। तो यथार्थ होगा, क्या होगा, जो समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित न हो, पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, उसको हम कहते हैं यथार्थ, मतलब यूनिवर्सल, ठीक है। अब जो है गणित, जो है गणित का कोई सूत्र है, वो पहले भी वही था जो आपने बचपन में पढ़ा था, आपने 10वीं में पढ़ा था तब भी वही था, आपने जो है वो 12वीं में पढ़ा तब भी वही था, आपने आगे कॉलेज में पढ़ा तब भी वही था। सूत्र जो है वो जैसे पाइथागोरस का सूत्र है समझ लीजिए, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो यथार्थ का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, और उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल या सार्वभौमिक। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गणित के ज्ञानार्जन से ही समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति, चिंतन शक्ति, अन्वेषण शक्ति और विश्लेषण शक्ति आदि का विकास होता है। यह गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति का लास्ट पॉइंट है कि गणित के ज्ञानार्जन से ही, मतलब गणित के ज्ञान से ही समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति हमारे दिमाग में आती है, हमारे बुद्धि में आती है, तर्क करने की शक्ति आती है, चिंतन शक्ति आती है, अन्वेषण शक्ति, अन्वेषण शक्ति का मतलब होता है खोज करने की शक्ति। किसकी, खोज करने की शक्ति, इसको कहते हैं अन्वेषण, अन्वेषण अन्वेषण शक्ति, ठीक है। और विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब क्या है, तोड़ मरोड़ कर लिखना। आपने देखा होगा, आप किसी मैथ्स के पॉइंट पर अटक जाते हो, उसको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर क्या करते हैं, विश्लेषण कर कर, यानी विश्लेषण की शक्ति आदि का विकास संभव होता है, ठीक। तो गणित की प्रकृति यहां तक थी, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारे चीजों का जो है वो मतलब बता दिया गया यहाँ पे, यथार्थ का, क्रमबद्ध का, ठीक है, तर्क का, तार्किक का, ठीक है, सारी चीजों को जो है यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है। वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। गणित का महत्व, अब देखिए गणित के महत्व में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो है वो गणित का महत्व, इसको आईएमपी टिक करिए। एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर 2 क्वेश्चन बताए कि गणित की प्रकृति के अंदर में किस टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, उसी के प्रकार गणित के महत्व के अंदर भी जो है वो आपको इस टाइप का जो है प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो गणित का महत्व 2 स्थानों इस प्रकार देखा जा सकता है, मतलब गणित का महत्व 2 स्थानों में इस प्रकार देखा जा सकता है। कौन कौन से स्थान है वो, तो इसके अंदर पहला होता है प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व, और दूसरा होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व। मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि गणित के महत्व में महत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं, ठीक। तो 2 प्रकार आपको याद रखना है इसके अंदर में, पहला है प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व और दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व का मतलब क्या होता है, वो मानसिक होता है। क्या होता है, जब आपको प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाया जाता है तो वो क्या होता है, मानसिक। मानसिक का मतलब है कि मूर्त से अमूर्त की ओर जो है वो आपको ले जाया जाता है। मूर्त मतलब क्या होता है, जो चीजें आपको दिख रही है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीजें आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर आपको ले जाया जाता है। ये प्राथमिक स्तर पर जब आपको गणित पढ़ाया जाता है तो उस गणित का महत्व ये होता है। और जब आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व बताया जाता है तो वो होता है व्यवहारिक। यहां पर जो है वो आपको मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं लेके जाया जाता, यहां आपको कोई प्रमाण ही नहीं दिया जाता। जब आपको पढ़ाया जाता है तो वो व्यवहारिक होता है। कैसे, प्रमाण नहीं दिया जाता पर बता दिया जाता है कि ये है, ठीक है, लेकिन वहां पर प्रमाण नहीं दिया जाता। ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात है और ये प्राथमिक स्तर की बात है। प्राथमिक स्तर में मानसिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक, ये 2 पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जो है वो पढ़ा, इसको याद रखिएगा। अब जो है वो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जाएगा, उसमें जो है वो इसको जो है वो हम गणित की प्रकृति का जो चैप्टर हुआ है उसको जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज ये दूसरा टॉपिक था, कल हमने जो पढ़ा था ये था हमारा पहला टॉपिक, ठीक है। जल्द से जल्द जो है वो इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पार्ट में चलेंगे, ठीक है। हो सके तो आज रात को ही नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक। और वीडियो को जरूर देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। और पीडीएफ आपके पास में है तो आपको कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, कानों में लगाइए हेडफोन, अच्छे से सुनिए ताकि आपको वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।